नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं लिसेंट के माध्यम से प्राचीन इतिहास देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। 16 नंबर पॉइंट है। तो ब्राह्मण साम्राज्य में देख रहे हैं कि शुंग एवं कण्व वंश राजवंश, शुंग एवं कण्व राजवंश। चलिए आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। अभी आपसे पूछ लेगा कि कौन कराया है। भरहुत स्तूप बहुत चर्चित स्तूप है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का स्थापना किया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसके बाद देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। जब अंतिम होगा तभी तो फिर किसी नए की शुरुआत होगी। तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। एक दूसरे को हरा कर हत्या करके अगला वंश शुरू हो रहा है। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो यही बताया जा रहा है कि सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, गोदावरी नदी के किनारे। और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। आगे चलते हैं। तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन कौन किया था? सिमुक ने। और उसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम बहुत प्रेम से लिया जाता है। कहने को तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी, ये जो देख रहे हैं सातकर्णी। चलिए आगे चलते हैं।
सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। तो हाल जो पुस्तक की रचना किए थे गाथा सप्तशती, हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। हाल और गुणाढ्य उन दो सब प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, सातवाहन के शासकों के समय में प्रसिद्ध हुए। चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के ही बने थे। तो शीशा का सिक्का देख लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा सिक्के शीशे के बने थे, लेकिन और भी सिक्के बनते थे। चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। तो ये क्या कर रहा है, भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। आगे चलते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी। यही अशोक के जितने भी शिलालेख भारत में मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृ तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। इसमें आभास होता है, सातवाहनों में हमें मातृ सत्तात्मक ढांचे का आभास होता है या तंत्रात्मक। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलिमिक को सौंपा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलिमिक को सौंपा। गौलिमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। तो गौलमिक जो टर्म आ रहा है, शब्द आ रहा है, ये सातवाहन के समय का है। और इसमें जो देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक देखा था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण। देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं अमरावती कला का विकास, ये सातवाहनों की देन है।
अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सेतु जानते हैं, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहनों की देन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं। कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य भी सातवाहनों ने बनवाया। चलिए आगे चलते हैं। चेदी राजवंश कलिंग, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो चेदी राजवंश जो है कलिंग पर शासन किया था, जिसको अशोक ने जीता था। और कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। देखिए, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग और खारवेल से जुड़ा हुआ है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। चेदी राजवंश का। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हाथी गुफा खूब पूछा जाता है कि हाथी गुफा में किस चीज़ का उल्लेख है या किसी से जुड़ा हुआ है। तो हाथी गुफा जो है अभिलेख जो है खारवेल से जुड़ा हुआ है, कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। और कलिंग पर शासन कौन किया? चेदी राजवंश। चलिए आगे चलते हैं। भारत के यवन राज्य, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पहलव या पल्लव, उसके बाद कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम एवं मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो एंटियोकस जो थे प्रथम और द्वितीय, ये सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे। चलिए आगे चलते हैं। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रिटाइडस, एंटी आल्किडस एवं हर्मिक्स। तो मिनांडर का नाम सुनने में आता है, देखते हैं कहाँ से जुड़ता है ये। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया।
इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस। आइए देखते हैं और आगे। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, जो अभी मैं कह रहा था, हुआ। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, आधुनिक सियालकोट। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए आगे चलते हैं। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हों अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर कौन देता है? आपका गुरु जो होता है वही उत्तर देता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हों अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। आगे चलते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके द्वारा जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत को इसी तरह सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, यूनानी और यवन जोड़ करके आगे चलते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिम उत्तर भारत एवं पांचवी शाखा ने
ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोव था। मोव। तो ये कह रहे हैं कि यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की अपनी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग राजधानी थी 5 भागों में। तो ये क्या कह रहा है, प्रथम शक राजा मोव था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। ये बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। 58 ईसा पूर्व में, ये सब ईसा पूर्व की बात है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। देख रहे हैं कहानी कैसे जुड़ रही है। यहां पर कह रहा है कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, उसका नाम नहीं बताया, शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वो कौन था जो शकों को पराजित किया, उस राजा का नाम नहीं है, लेकिन ये वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य ही मान लीजिए। यहाँ पर शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 18 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। क्या कह रहा है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। तो ये पूछा जाता है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया? तो रुद्रदामन प्रथम किया। और बनवाया कौन था? मौर्य बनवाए थे इसको। आइए आगे चलते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया।
इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भाषा थी प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मी। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। जैसे हम लोग हिंदी जो बोलते हैं तो भाषा हिंदी हो गई, लिपि क्या होती है? देवनागरी। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। पार्थियाई या पहलू। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फनिर्स था। गोंडो फनिर्स था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। शकों के बाद जो है पश्चिम उत्तर भारत में पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फनिर्स गोंडो फनिर्स था। देखिए नाम बहुत टेढ़ा है, आप इसको ये मत समझिएगा कि हाँ गलत प्रोनाउंस करना ठीक नहीं है। गोंडो फनिर्स था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग कुषाण धर्म पर। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। कुषाणों को यूची एवं तोखरी भी कहते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक बड़ा कबीला 5 कुलों में बढ़ गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। चलिए आइए देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क जो आप लोग नाम सुनते हैं, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुषाण के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो हम जोड़ रहे हैं कि देखिए कनिष्क जो कुषाण वंश का संस्थापक था, लेकिन ये शक संवत गद्दी पर बैठने के समय तो 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था कनिष्क।
आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा था। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति, बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। स्वर्ण मुद्राएं, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो कोई शीशा का किया था तो कोई सोने का किया था। तो आइए देखते हैं। कुषाणों ने, तो हमें लगता है सातवाहनों ने शीशा का किया था। जैसा हम लोग पीछे देखे हैं, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। आगे चलते हैं। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। लीजिए, सोने के साथ तांबे भी कर दिए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चरक का नाम आप सभी लोग सुने। वैसे तो कनिष्क का भी नाम सुने हैं, लेकिन ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे, सब जो जानना जरूरी है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। वसुमित्र, जिनको आप ये देख रहे हैं, देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। तो महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो क्यों कि वसुमित्र जो है बौद्ध विद्वान थे। तो आइए देखते हैं। महाविभास सूत्र याद करिए। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभास को। चलिए आगे चलते हैं। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। देखिए, कनिष्क जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वही सब कुछ चल रहा है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरच भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। देखिए, अभी पूछ लेगा कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन से रहते थे। तो देखिए, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघरच भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई।
कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो वसुमित्र और वासुदेव में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। वासुदेव शासक हैं और वसुमित्र बौद्ध विद्वान या कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। चलिए आगे चलते हैं। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। तो हम लोग देख रहे थे कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। आगे देखते हैं। मथुरा शैली, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो खूब पूछा जाता है, इस पर तो प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मथुरा शैली और गांधार शैली में क्या क्या अंतर है सब। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो रेशम मार्ग की चर्चा होती है, कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। तो देख रहे हैं ना, खूब सिल्क रूट की चर्चा होती है। सिल्क रूट तो वही गांधार शैली, मथुरा शैली, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह, गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। चलिए आगे चलते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से, तो किसका? दक्षिण भारत का। तो संगमों ने दक्षिण भारत में राज किया। संगम दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम संगम आप जानते हैं, देख ही गए। संगम का होता मतलब मिलन, तो परिषद अथवा गोष्ठी होता है। चलिए आइए चलते हैं। कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार शैव संत तिरुनाबुक रसू ने किया।
कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत अर्थात शैव धर्म मानने वाले तिरुनाबुक रसू ने किया। आइए आगे चलते हैं। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पथु पातु इथु थोकय तथा पादिनेन किलकक्कु तिरुवल्लुवर कृत कुराल की रचना कौन किया? तिरुवल्लुवर ने किया है। तिरुवल्लुवर कृत। दक्षिण भारत के लोगों के नाम थोड़ा सा टेढ़े होते हैं। आज भी देखते हैं कि ईडी पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल जो है तमिल साहित्य के एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को बार बार देखिए और लिसेंट कम से कम आज के समय में कंठस्थ होनी चाहिए। तो देखिए, स्थान अध्यक्ष संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम मदुरा समकालीन समुद्र में विलीन हो गया है। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य नकीर। तो इसमें देखते हैं कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। और आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण चीजों को पहले ध्यान देना है। आइए देखते हैं। इलागो कृत शिलापदि कारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि शिल्पा दिकारम देख रहे हैं कि रचना किसने किया था? तो इलागो ने किया था। शिल्पा दिकारम की रचना इलागो ने किया, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीत लैसतनार ने मणिके कलय की रचना की। इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मणिमे कलय की प्रेम कहानी है। कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री, इनके बीच की जो पुत्री हुई उसका नाम था मणिमे कलय। कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व
मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो दिंडनाथ की कृति कौन सी है? न्याय प्रवेश। चलिए आगे चलते हैं। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर और पूर्व में चोल, दक्षिण और पश्चिम में चेर एवं दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। तो अगर हम एक चीज ऐसे बना लें तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, ऐसे कर लीजिए इसको। उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, और दक्षिण पश्चिम में चेर एवं दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। ये अब पांड्य हो गया। वैसे जो मैं गोल बनाया हूँ गोल नहीं है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ये जो चोल देख रहे हैं चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। आगे देखते हैं। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था, अर्थात ब्राह्मण मत को मानने वाला था। इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था, इसने होना चाहिए। ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ। पुहार की चर्चा आती है प्राचीन इतिहास में, तो वही कह रहा है कि पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। ये दक्षिण भारत के इतिहास है। पेरुनानु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य में कुछ प्रमुख राजा हुए। उदय जिरल, नेंदु जिरल, सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। इसको मदुरई कहते हैं आप लोग। पांड्य राजाओं में नेडू जेलियन सबसे शक्तिशाली था।
पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। यही शब्द उठा करके देख के आपको पूछ लेगा। मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्याय को मनरम कहा जाता था। मनरम। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। गुंठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। तो चोरी तथा व्यभिचार के लिए व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। नकद, बहुत लोग इसको कहते हैं नगद। नगद शब्द नहीं है, असली शब्द है नकद। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली की जाती थी। सेना चतुरंगड़ी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। चतुरंगड़ी के मतलब 4 रंग होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनवाए जाने की प्रथा थी। चलिए आगे चलते हैं। आइए। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए शस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ब्राह्मणों की हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। कहने के लिए ब्राह्मण थे लेकिन मांस खाते थे और सुरा पीते थे। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। वेल्लार, इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। इनका काम कृषि का काम करना था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू
धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंच तिणय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिड़य एवं अनुचित प्रणय को पेरुंदणय कहा गया है। ये सब दक्षिण भारत के में नाम उल्टा पुल्टा होते हैं। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। दूध में मिलाकर सांभर डोसा आप नाम सुने होंगे, सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाणर या बिडैलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओवरय जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है। ये कवित्रियां हैं। संगम साहित्य में मचेलियर तथा ओवरय जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का बोध भी कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। कौवे जो है नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। आइए आगे चलते हैं। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थीं। इन्हें कड़ैसीवर कहा गया है। निम्न वर्ग की महिलाएं, इन्हें कड़ैसीवर कहा गया है। आगे चलते हैं। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग, चोल जो सबसे मजबूत थे या समृद्ध थे, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पदुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था।
1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण की कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडी को पेडोक कहा गया है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। हिप्पोलस ने तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था। उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं संगम साहित्य कहाँ तक है। तो चलिए, ये रहा संगम साहित्य। अब आगे गुप्त साम्राज्य शुरू हो रहा है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।